अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर तो आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शुक्रिया का मौका दें। और आप लोगों के कमेंट्स करने से, लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हिम्मत बढ़ेगी और नई नई कहानियाँ ढूंढने के लिए एक जोश पैदा होगा, एक शौक़ पैदा होगा कि मैं आप लोगों के लिए नई नई कहानियाँ और ढूंढ ढूंढ कर लेकर आऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी का नाम है तंबीह। इसके राइटर हैं सलीम अनवर साहब और ये भी एक बीवी की ही कहानी है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कहानी में क्या है। कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो ख़त सफ़ेद रंग के सादे लिफाफे में पहुंचा था। इस पर कोई जवाबी पता तहरीर नहीं था। अंदर एक सफ़ा था जिस पर यह लिखा हुआ था, मेरे शौहर से दूर रहो कुतिया, वरना तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म है। एमिली बेयकीनी की कैफियत में इस तहरीर को घूरने लगी। क्या ये कोई मजाक है? ये ख़त किसी की शरारत तो महसूस नहीं हो रहा। उसने लिफाफे को उलट पलट कर देखा। सामने के हिस्से में कंप्यूटर से प्रिंट किया हुआ एक सफ़ेद स्टिकर चिपका था जिस पर एमिली का पूरा पता दर्ज था। ऊपर दाहिने कोने पर एक कैंसिल किया हुआ टिकट चिपका था। लिफाफे पर किसी जगह भेजने वाले का नाम दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई ताकि अपने क्यूबिकल को दीवार के ऊपर सरकाकर देख सके। वेनिसा, उसने आवाज़ दी, ज़रा देखो तो सही ये क्या है? क्या? वेनिसा ने उसकी कुर्सी घुमाते हुए अपना रुख एमिली की जानिब कर दिया। उसकी सुर्खी माइल भूरी जुल्फ़ें उसके शानों पर इस तरह लहरा गईं जैसे वो किसी शैम्पू की इश्तेहार की मॉडलिंग कर रही हो। एमिली ने वो अजीब सा खत वेनिसा की जानिब बढ़ा दिया। वेनिसा ने लिफाफे में से खत निकालकर उसे पढ़ा तो उसकी पेशानी पर सिलवटें उभरी। उसने दोबारा खत लिफाफे में डाल दिया और बोली, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये आज की डाक में था। क्या तुम किसी शादीशुदा आदमी के साथ मुलाकातें कर रही हो? वेनिसा ने सवाल किया। यकीनन नहीं। अपना जवाब सोचने से कबल ही ये अल्फाज एमिली के मुंह से निकल गया। वो सोचने लगी, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि जैसन शादीशुदा हो? जैसन से इसकी जान पहचान को सिर्फ चंद ही हफ्ते गुजरे थे। वो अपनी कई रातें उसके अपार्टमेंट में गुजार चुका था, लेकिन ये कभी उसके अपार्टमेंट में नहीं गई थी। क्या ऐसा तो नहीं कि वो वाकई शादीशुदा हो? क्या तुम्हें इस किस्म का कोई ख़त पहले भी मौसूल हुआ है? एमिली ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं। वेनिसा ने अपने गहरे लिपस्टिक लगे होठों को सुकेड़ा। तुम्हें न्यूयॉर्क में रहते हुए ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ है, इसलिए तुम जानती नहीं हो, लेकिन यहाँ बाज़ घिनौने लोग पाए जाते हैं। तुम उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकती और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे बेहतर महसूस करना चाहिए? ये मेरा काम नहीं है कि मैं तुम्हें बेहतरी का एहसास दिलाऊं, वेनिसा ने उसे लिफाफा वापस करते हुए कहा। मेरा ये काम है कि मैं तुम्हें तंबीह कर दूं, तुम्हें होशियार रहने के लिए कहूं। मुझे होशियार रहने की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए? इससे पूछो जिससे तुम्हारे ताल्लुकात हैं। इस बात ने एमिली को शदीद बेसुकूनी में मुब्तला कर दिया। जब वो इस रात अपने किराए के अपार्टमेंट में पहुंची तो इसे अपने मेल बॉक्स में धमकी आमेज खतूत तलाश करने लगी, लेकिन वहाँ सिर्फ एक बिल और कैटलॉग के सिवा और कोई डाक नहीं थी। उसने सोचा कि इस बारे में जैसन से कोई सवाल करे, फिर पुरसुकून रहने का फैसला किया और अपना इरादा मुलतवी कर दिया। जुमेरात को इसकी मुलाकात जैसन से हुई तो वो अपनी बेताबी पर काबू न रख सकी। मुझे अपने दफ्तर में एक अजीब सा ख़त मौसूल हुआ है। अभी उन्होंने कैफ़े में अपनी कुर्सियाँ संभाली भी नहीं थी कि एमिली बोल पड़ी। इसमें कहा गया है कि मैं किसी के शौहर के साथ मुलाकातें कर रही हूँ। ये सुनकर जैसन की भवें तन गई। वाकई? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम शादीशुदा हो? एमिली ने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए पूछा। जैसन उसकी सूरत तकने लगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरी एक बीवी है जिसे मैंने कहीं छुपा रखा है? मेरे लिए जानना ज़रूरी है। हाँ, मैंने अपने मकान की सबसे ऊपरी वाली मंजिल में एक पागल औरत को बंद कर रखा है। मैं उसे बाहर इसलिए नहीं ला सकता कि वो मुझे मार डालने की कोशिश करेगी और हर चीज़ को आग लगाकर राख कर देगी। आम हालत में शायद एमिली को ये अदबी हवाले दिलकश लगते, लेकिन ये कोई नॉर्मल रात नहीं थी। तुमने मिस्टर रोचर्स की कहानी का गलत मौके पर हवाला दिया है। बहरहाल मैं ये नहीं हूँ। मुमकिन है वो कोई दूसरा शख्स हो जिससे तुम मुलाकातें कर रही हो, जैसन ने कहा। यह जवाब एमिली की ज़ुबान की नोक पर आ गया था कि वो किसी और शख्स से मुलाकातें नहीं करती, लेकिन ये जवाब उसकी यासी को जाहिर कर देता। इसलिए उसने बरवक्त अपनी ज़बान को ये जुमला अदा करने से रोक दिया।
वो और जेसन बाहर मुलाकातें तो कर रहे थे, लेकिन ये बात अब वाज़ेह हो चुकी थी कि वो दीगर ख़वातीन से भी ताल्लुकात इस्तेवार किए हुए था। वो नहीं चाहती थी कि अंगूर की बेल की तरह इससे चिमटी रहे, लिहाजा उसने वो बात वहीं ख़त्म कर दी। एक हफ़्ता गुज़र गया। एमिली इस ख़त को तकरीबन भूल चुकी थी। फिर एक सहपहर उसने कार्डबोर्ड का बॉक्स खोला तो अंदर एक ब्राउन चूहा मौजूद पाया। ये एहसास होने से पेशतर कि वो एक मरा हुआ चूहा है, उसकी चीख निकल गई। इस बॉक्स के साथ कोई पैगाम नहीं था। इसकी चीख सुनते ही वेनिसा ने भी अपनी केबिन की दीवार के ऊपर से झांककर एमिली को देखा तो उसकी भी चीख निकल गई। मैगजीन के एडिटराने चीफ बाबरा 4 इंच ऊंची हील पहने खटखट करती वहां आ गई। सुनहरे बालों वाली बाबरा हर लिहाज से एक परफेक्ट औरत थी। इसकी उम्र 45-46 साल के लगभग थी, जो हमेशा बेहतरीन सूट पहने की रहती थी। हर तरह के बैग इस्तेमाल करती थी। निस्फ महीने में वो दफ्तर से बाहर ही रहती थी। वो हनीमून मनाने वाले तफरीगाहों से हिजानी कैफियत के फ़ीचर कहानियों के हुसूल के लिए जेट तैयारों में सफ़र किया करती थी, और जिन्हें वो हैरान कर देने वाली बाकायदगी से तहरीर किया करती थी, या फिर कंपनी मैनेजमेंट के हमरा कारपोरेट तकरीबात के अहम एहतमाम में मसरूफ़ रहती थी। ये क्या हो रहा है? उसने दुरुस्ती से पूछा। ये बॉक्स अभी अभी मुझे एमिली हकलाने लगी। किसी ने उसे चूहा भेजा है, वेनिसा ने बताया। बाबरा ने बॉक्स में झांक कर देखा, अंदर का गहरी नज़र से जायज़ा लिया और बॉक्स का ढक्कन बंद कर दिया। उसने एमिली और वेनिसा की तरह चूहे को देखकर चीख नहीं मारी। वो आंखें भींचते हुए बोली, क्यों क्यों? एमिली ने बिना सोचे समझे दोहराया। वो कंफ्यूज हो चुकी थी। किसी ने तुम्हें मरा हुआ चूहा क्यों भेजा है? मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। मैं यहाँ किसी किस्म की परेशानी नहीं देखना चाहती, बाबरा ने कहा। अपने ज़ाती मसाइल यहाँ दफ्तर लाने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ गई? लेकिन मैंने तो वेनिसा, इस वाक़े को तहरीरी शक्ल में ले आओ प्लीज़। बाबरा का लहजा सर्द था। और इसकी ज़ाती फ़ाइल में लगा दो। एमिली को अपनी एडिटराने चीफ के इस रद्द-ए-अमल की कतई तवक्का नहीं थी। लेकिन मैंने तो कोई गलत हरकत नहीं की। इस किस्म की तबाहकुन शय को मैगज़ीन के दरवाजे तक लाना ही बहुत बड़ी गलती है, बाबरा ने कहा। मुझे उम्मीद है कि इस किस्म का वाक़या दोबारा यहाँ सुनने को नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, वेनिसा ने यकीन दिलाते हुए कहा। ये वो सूरत हाल नहीं होगी जो इंटर्न के साथ हुई थी। कमरे का दर्जा हरारत अचानक गिर गया था। एमिली को साफ दिखाई दे रहा था कि इन दोनों औरतों के दरमियान सर्द मोहरी बढ़ गई थी। हम यहाँ बदनामी नहीं चाहते, बाबरा ने त्योरी पर बल डालते हुए वेनिसा से कहा। मैं तुमसे तवक्का रखती हूँ कि कोई भी इशू सामने आए तो तुम इसे संभालो। आखिरकार तुम मैनेजिंग एडिटर हो। क्या मैं इस मामले में तुम पर एतमाद कर सकती हूँ? हाँ बाबरा। वेरी वेल। एडिटराने चीफ तेज तेज कदमों से अपने दफ्तर की जानिब चल पड़ी। इंटर्न के साथ क्या हुआ था? एमिली ने वेनिसा से पूछा। ये कोई बात नहीं थी। देखो, तुम यकीनन बाबरा की नज़र में बुरा नहीं बनना चाहती होगी, वेनिसा ने सरगोशी के लहजे में कहा। इसे इस किस्म के स्कैंडल या मनफी सफाहत से एलर्जी है। उसने एक ही सांस में तुम्हें बर्खास्त कर देना है अगर उसे गुमान हुआ कि तुमने उसकी पोजीशन ख़राब की है। लेकिन कोई मुझे धमका रहा है, एमिली ने कहा। मैं उसकी रिपोर्ट कर दूंगी। ठीक है, तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाओ, वेनिसा ने कहा। वो तुम्हें बहुत कुछ कर दिखाएंगे। एमिली को अपना दिल बैठता हुआ महसूस हुआ, लेकिन वेनिसा ने जो बात कही थी उसका दिल उसे मान रहा था। किसी को किसी किस्म की कोई गुजन नहीं पहुंची थी, और पुलिस एक बॉक्स में मौजूद मरे हुए चूहे पर कभी अपना वक्त ज़ाय करना गवारा नहीं करेगी। वो जैसन को इस बारे में बताते हुए खिफ़त महसूस कर रही थी। वाकई तुम्हें चूहा भेजा गया था? जैसन ने कदरे हैरत से पूछा। लगता है जैसे तुम्हारा वास्ता किसी किस्म के हासिल से पड़ गया है। ये बड़ी डरावनी किस्म की बात थी, एमिली ने इतराफ़ किया। क्या तुम्हारे अपार्टमेंट पर कोई चीज़ भेजी गई है? जैसन ने पूछा। अगर तुम्हारा मतलब है कि किसी धमकी या बॉक्स बंद चूहे से है तो मेरा जवाब नफ़ी में है। सिर्फ ऑफिस में ये चीज़ें मौसूल हुई हैं, एमिली ने बताया। ये तो वाकई दिलचस्प बात है। जो कोई भी ये हरकत कर रहा है वो तुम्हारा नाम जानता है, और ये कि तुम कहाँ काम करती हो
ये भी जानता है, लेकिन तुम कहाँ रहती हो ये उसे पता नहीं। एमिली ने इस बारे में इस अंदाज से नहीं सोचा था। घर के मुकाबले में दफ्तर के हवाले से उसका ताक़ुब करके उस तक पहुंच जाना कहीं ज़्यादा आसान था। उसे न्यूयॉर्क में रहते हुए सिर्फ 3 माह हुए थे और इस दौरान वो किराए के 2 अपार्टमेंट बदल चुकी थी। इस बात ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया था। जो जो दिन गुजरते गए, चूहे वाले वाक़ये का सदमा मान पड़ता गया। लेकिन फिर एक नया नापसंदीदा सरप्राइज़ इसका मुंतज़िर था। जुमे की सुबह एमिली ने दरियाफ़्त किया कि इसके ईमेल बॉक्स में जिनसी तरग़ीब देने वाली ईमेल्स एक के बाद एक शामिल होती जा रही थी। दोपहर तक उसका ईमेल बॉक्स फ़हश बातों और फ़हश तहरीरों से बुरी तरह भर चुका था। आवारा, गलीज़ औरत के अल्फाज अक्सर दोहराए गए थे। इसके अलावा हर किस्म के वो जुमले भी थे जो बाथरूम की दीवारों के लिहाज से मुनासिब थे। वेनिसा, एमिली ने आवाज़ दी। कोई जवाब नहीं आया तो उसने अपनी नशीस से उठकर क्यूबिकल की दीवार के बराबर से झांका तो वेनिसा का कंप्यूटर ऑन था और उसका कोट भी क्यूबिकल के किनारे पर लटका हुआ था, लेकिन वो मौजूद नहीं थी। खौफ से बौलाई हुई एमिली अपनी कुर्सी पर ढेर हो गई। वो इस बारे में बाबरा से कोई बात नहीं कर सकती थी। अगर उसकी नज़र एमिली के कंप्यूटर की स्क्रीन पर पड़ गई तो गुस्से की हरारत से एडिरा ने चीफ की सर्द नीली आंखें पिघल ही न जाएं। एमिली ने मायूसी के आलम में आईटी डिपार्टमेंट में फ़ोन किया। यस, एक सुस्त बोर सी आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम बायरन हो? एमिली ने पूछा। उसे वो गंजा शख्स याद आ गया जिसके जिस्म पर टैटू बने हुए थे। जब एमिली ने ब्राइडल ब्यूटी मैगजीन में काम का आगाज़ किया था तो उसी ने उसका कंप्यूटर सेट किया था। हाँ, तुम क्या चाहती हो? मेरे ईमेल अकाउंट पर शरअंगेज़ और अखलाक़ी बाख्ता पैगामात की भरमार हो रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो। एमिली ने एक उचटती निगाह अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर डालते हुए कहा। चूँकि उसने फ़ोन उठाया हुआ था तो इस दौरान मज़ीद दर्जन भर बिगैर नथरे पैगाम उमड़ आए थे। मुझे एक नज़र देख लेने दो, बायरन ने कहा। एमिली के कानों में कीबोर्ड पर पुरजोश अंदाज में उंगलियां चलाने की आवाज़ सुनाई दी। क्या तुमने फ्री ऑनलाइन क्लासिफाइड वेबसाइट पर अपना ईमेल का पता, इश्तेहार वगैरह कुछ पोस्ट किया था? क्या तुम एक बाजारी औरत हो? यकीनन नहीं। बहरहाल किसी न किसी ने तो पोस्ट किया है। फिर मज़ीद उंगलियां चलाने की आवाज़ें आने लगी। साथ ही बायरन बोला, मैं इसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट कर रहा हूँ। वेबसाइट वाले इस इश्तेहार को हटा देंगे और मैं तुम्हारा ईमेल अकाउंट भी बंद करा रहा हूँ। लेकिन मुझे इस ईमेल की ज़रूरत है। एमिली ने कहा, मुझे आज दिन ख़त्म होने से पहले कई लोगों से रब्ता करना बेहद ज़रूरी है। मैं तुम्हारा एक आर्जी अकाउंट सेट कर देता हूँ। तुम्हारा दरमियानी नाम क्या है? साइमोनी। क्यों? ये तुम्हारी आर्जी आईडी होगी, simony@bridalbeautymaking.com। प्यारा नाम है, उसने कहा और फिर दोबारा काम की जानिब मुतवज्जा होते हुए बोला, ओके, अब लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन हो जाओ अपने मामूल के पासवर्ड के साथ। मुझे कुछ नहीं मालूम कि ये पासवर्ड मुझे याद भी है या नहीं। इसलिए याद नहीं रहता कि तुम हर वक्त लॉग इन रहती हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। बायरन ने उसे मुतनब्बा किया और उसको उसका पासवर्ड बता दिया। राइट, एमिली ने कदरे शर्मिंदगी से जवाब दिया। तुम्हारी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम मुफ्त मशवरा चाहती हो? क्या उस शख्स से नाता तोड़ लो? वो ऐसा नहीं है कि उसकी खातिर तरद्दुद किया जाए, बायरन ने कहा। ये सुनकर एमिली का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। जाहिर था कि बायरन उसकी वो तमाम ईमेल पढ़ चुका था जो उसने जैसन को भेजी थी। एमिली की इज़्ज़त नफ्स को सदमा पहुंचा था, उसके बावजूद कि उसे इल्म था कि उसने अपने वर्क अकाउंट से जैसन को जो भी ईमेल भेजी थी वो खुल्लम खुल्ला नहीं थी। फिर उसने फ़ोन से जैसन को एक पैगाम दिया, हमें बात करने की ज़रूरत है। जैसन के जवाब के इंतज़ार में उसने अपनी डाक देखना शुरू कर दी। तब इसकी नज़र एक सफ़ेद लिफाफे पर पड़ी जिस पर वापसी का कोई पता तहरीर नहीं था। उसने लिफाफा चाक किया और अंदर रखा हुआ कागज़ निकाल लिया। वो एक सफ़ेद कागज़ था जिस पर यह टाइप था, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ कुतिया। एमिली लड़खड़ाते कदमों से उठ खड़ी हुई और वेनिसा अभी तक वापस नहीं आई थी और आसपास में कोई ऐसा नहीं था जिससे वो बात कर सकती थी। उसे फौरी तौर पर किसी से बात करने की तलब महसूस हो रही थी। उसने लपक कर अपना कोट उठाया और लिफ्ट के ज़रिए नीचे उतर आई। उसे ये मालूम नहीं था कि जैसन कहाँ रहता है।
अलबत्ता जहाँ वो काम करता था उस फ़र्म से वो वाकिफ़ थी और वो फ़र्म उसके ऑफ़िस के ब्लॉक से कुछ फ़ासले पर ही वाक़ था। वो पैदल ही वहाँ पर चल दी। अब वो ये भी सोच रही थी कि आज ये जैसन और उसने शहर के तउस में जहाँ भी इसके दफ़ातर थे, कभी मुलाकात क्यों नहीं की? और इन सवाल का जवाब इसे जैसन के दफ़्तर पहुँचने पर मिल गया। आई एम सॉरी, लेकिन जैसन को इजलत में बाहर जाना पड़ गया है, रिसेप्शनिस्ट ने एमिली से कहा। वो बड़ी-बड़ी ब्राउन आँखों वाली एक संजीदा मिजाज लड़की दिखाई दे रही थी। मुझे एहसास नहीं रहा कि आज दोपहर आपका उनके साथ अपॉइंटमेंट है। कैलेंडर पे भी दर्ज नहीं है, वरना मैं आपको फ़ोन कर देती। सब कुछ ठीक है ना? एमिली ने जानना चाहा। उसका बेटा प्लेग्राउंड में खेलते हुए गिर गया था और उसके सर पर चोट आई थी। बज़ाहिर तो वो बच्चा गिरने के बाद उठ खड़ा हुआ था और खेलने कूदने में लग तो ऐसा होता ही रहता है, लेकिन एहतियात की खातिर उसे चेकअप के लिए अस्पताल ले गए हैं। ये सुनकर एमिली का हलक खुश हो गया। उनका बेटा नॉथन, वो लगभग 2 बरस का है। थैंक यू, एमिली ने तेज़ी से पलकें झपकाते हुए कहा और वो अपनी आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं को छुपाने की कोशिश करने लगी। वो दोबारा अपने दफ्तर की जानिब चल दी। वो बदस्तूर सीने पर बोझ महसूस कर रही थी। जब अपने दफ्तर पहुंची तो वेनिसा अपने क्यूबिकल में मौजूद थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट रखसा थी, लेकिन जो ही उसकी निगाह एमिली पर पड़ी तो उसने तेवरियां चढ़ा ली। क्या कुछ गड़बड़ है? उसने पूछा। मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि वो मुझे परेशान कुन पैगामात कौन भेज रहा है। वाकई, वेनिसा ने परेशानी पर बल डालते हुए कहा। जैसन की बीवी या उसकी गर्लफ्रेंड या जो कोई भी उसके बच्चे की माँ, एमिली ने बताया। जैसन, वही जिससे तुम मुलाकातें करती हो? वेनिसा ने कहा, फिर उलझे हुए लहजे में बोली। तुमने ये तो कभी नहीं बताया कि उसका कोई बच्चा भी है। आज दोपहर तक तो खुद मुझे भी नहीं पता था कि उसका कोई बेटा है। इस किस्म की कोई बात छुपाए रखना तो बड़ी हौलनाक बात है। कैसा घिनौना शख्स है। इतने में एमिली के सेलफोन पर पैगाम मौसूल होने की बजर बजी। उसने पैगाम पढ़ा। लिखा था, सॉरी आज का दिन ख़राब रहा, कल बात करते हैं। वो इस तहरीर को घूरने लगी, फिर ये जवाब टाइप किया, तुम्हारा बेटा कैसा है? कुछ देर तवक्कुफ रहा, फिर एमिली को एक तवील अरसा महसूस हुआ। फिर ये पैगाम आया। डॉक्टर का कहना है कि वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ सर पर एक गोमड़ा पड़ा है। एमिली के जहन का एक मख्फी सा हिस्सा ये तवक्का कर रहा था कि शायद जैसन की रिसेप्शनिस्ट के समझने में कोई गलती हुई थी और इसने किसी और को जैक्सन समझकर इसे जवाब दिया था। शायद वो अभी अभी नई नई मुलाजिमत पर आई थी। 1 मिनट बाद इसे जैक्सन का एक और पैगाम मौसूल हुआ। हम मुलाकात कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या कल मुलाकात तय की जा सकती है? एमिली ने जवाब में लिखा, नहीं, मुझे दोबारा जहमत मत देना। हाँ, साथ ही अपना सेलफोन भी ऑफ कर दिया। क्या ये वही घिनौना शख्स था? वेनेसा ने पूछा। एमिली ने इस बात में सर हिला दिया। उसे अपने दिल पर बेहद बोझ महसूस हो रहा था। उसका ख्याल था कि वो जैसन को अच्छी तरह से जान चुकी है। उनके दरमियान जहनी आहमंगनी थी और दिगर सैकड़ों बातें भी मुश्तरक थी, लेकिन अब दिन की इस ठंडी रोशनी में ये सब कुछ बेकार और फजूल लग रहा था। आओ आज रात कॉकटेल के लिए कहीं बाहर चलते हैं, वेनिसा ने मशवरा दिया। तुम्हारी कैफियत से जाहिर हो रहा है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। एमिली का कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन जब घड़ी ने 5 बजा दिए तो दफ्तर से निकलने के बाद उसने खुद को वेनिसा के पीछे चलते हुए पाया। वो दोनों सड़क पार वाक़ई बार में चली गई। न्यूयॉर्क के मर्द आमतौर पर घिनौने हैं, वेनेसा ने एमिली से कहा। इस दौरान में वेटर्स ने उनके लिए ग्रेप वाइन के 2 ग्लास लेकर आ गई थी। तुम हकीकत में उन पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं खुद को इंतहाई घामुड़ महसूस कर रही हूँ। एमिली ने इकरार में ग्लास उठा लिया और एक घूंट भरने लगी। खुद क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है? एमिली ने पूछा। मैं अपने हिस्से के नज़र फ़रेब लोगों से मिल चुकी हूँ, वेनेसा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। आपको बस अपनी आंखें सम्राट पर रखने की ज़रूरत है। इस बात का क्या मतलब? हर मर्द आपसे कुछ चाहता है। आपको खुद समझना चाहिए कि आप उनसे क्या चाहती हैं। ये तो बड़ा ही हौलनाक लगता है। अमली ज़िंदगी में यही होता है। बेशतर मौके पर ये आपको इन परेशानियों से दूर रखता है जिनसे एक में तुम मुब्तला हो, वेनिसा ने तेवरियां चढ़ाते हुए कहा। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं अपने अगले जॉब के बारे में सोच रही होती। एमिली का सांस अटक गया। लेकिन मैंने अभी अभी तो मुलाजमत शुरू की है। मैं परेशान इसलिए हूँ कि ज़िंदगी के चंद अहम और मखसूस तौर तरीक़ों में तुम कामयाब नहीं हो पाओगी। वेनेसा की निगाह एमिली की शानों पर से उठ गई और बज़ाहिर खुशी से उसका मुंह खिल गया। देखो वहाँ कौन है, उसने कहा। एमिली ने पलटकर अपने पीछे की जानिब देखा और वो बोली, कौन? वो साइमन थॉर्सन है।
कौन साइमन थॉमसन? एमिली ने दोहराया। मैगजीन डिवीज़न का सरबराह। उसने कंपनी के बानी की बेटी बाबरा से शादी की है। वेंसा ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए हल्के से लहराया। साइमन ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिया और मेज़ों के दरमियान रास्ता बनाते हुए चलता हुआ उनकी जानिब बढ़ने लगा। उसकी उम्र 50 साल लग रही थी। कनपटियों के बाल में सफ़ेदी झलक रही थी। उसने जो सूट जेबतन किया था उसकी कीमत उस रकम से 5 गुना ज़्यादा थी जो एक माह में एमिली घर ले जाती थी। वेंसा, तुम्हें देखकर खुशी हुई, साइमन ने वेंसा का हाथ थामते हुए कहा। यूं लगा जैसे वो उसे चूमने जा रहा हो। फिर उसकी भेड़िए जैसी नदीदे आंखें एमिली की जानिब घूम गई। हेलो एमिली। एमिली सन्नाटे में आ गई कि वो इसका नाम से वाकिफ़ है। इससे कब्ल कि वो पूछती, वेंसा बोल पड़ी कि आप हमारे साथ शामिल होना पसंद करेंगे? अगर मैं शामिल हो जाऊं तो तुम लोग माइंड नहीं करोगे? साइमन ने वेंसा की जानिब मुस्कुराकर देखते हुए कहा। लेकिन वह एमिली के बराबर में बैठ गया। हमारी मुलाकात तो कभी नहीं हुई, लेकिन मैंने तुम्हें उस वक्त गौर से देख लिया जब तुमने मुलाजमत का आगाज़ किया था। आप उन तमाम प्रीटी लड़कियों को निगाह में रख लेते हैं जो यहाँ मुलाजमत करने आती हैं? वेंसा ने कहा। बेशक, ये मेरी जॉब का हिस्सा है। क्या ऐसा नहीं है? साइमन ने बेसाख्ता जवाब दिया। इसका जिस्म मामूल के अंदाज में एमिली के बदन से मस हो गया। अलबत्ता उसने एमिली के बाजू को जानबूझकर छुआ। साइमन की इस तवज्जो ने एमिली को बेचैन सा कर दिया, ख़ास तौर पर जब इसने साइमन के हाथ में शादी की अंगूठी देखी। तो आपकी बीवी मैगजीन के बिजनेस से वाबस्ता है? एमिली ने पूछा। मेरी बीवी? साइमन की शक्ल यूँ बन गई जैसे एमिली ने उसके उम्दा सूट पर ठंडा पानी उलट दिया हो। नहीं, वो अपना काम करती। ये कहकर वो उठकर खड़ा हो गया। मुझे घर जाना है। उसने मेज़ पर 2 बड़े नोट फेंक दिए और मज़ीद कुछ कहे बगैर वहाँ से चल दिया। ब्राइडल ब्यूटी क्लब का पहला उसूल ये है कि बीवी का तज़किरा मत करो, वेंसा ने फुनकारने के अंदाज में कहा। बीवी सरफिरी होती है क्या? अगर आप एक खातून हैं और इस कंपनी में आगे बढ़ना चाहती हैं तो इसके 2 तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका साइमन थॉरस है, वेंसा ने वाइन का आखिरी घूंट भरने के बाद कहा। उसका अपना एक मुख्तलिफ अंदाज का वसी व अरीस दफ्तरी हरम है, लेकिन वो खुद औरतों का पीछा नहीं करता। वो उनसे तवक्का रखता है कि वो उसका पीछा करें। क्या तुम्हारी उसके साथ वाबस्तगी है? वेंसा के कह में तरक्की की। हमाकत की बातें न करो। दूसरा तरीका माय डियर एमिली ये है कि नागुज़ेर हो जाओ। मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। इस वक्त तुम दोनों में से कोई भी तरीका इख्तियार किए हुए नहीं हो। क्या समझी? वेंसा बददिली के तासुरात लिए हुए वहाँ से रवाना हो गई। एमिली की समझ में नहीं आया कि लोगों को क्या हो गया है। वो ईमानदार क्यों नहीं हो सकते? बार से बाहर निकलने के बाद भी ये ख्यालात उसका पीछा करते रहे और पूरे वीकेंड इसके जहन पर सवार रहे। इन्हीं ख्यालात की बिना पर वो जैसन के तमाम पैगामात को नज़रअंदाज करती रही। वो अक्सर सोचती कि क्या न्यूयॉर्क मुंतकिल होकर उसने गलती की है। उसकी जहनी तनाज़ुर में न्यूयॉर्क में ज़लील और हकीर आदमी मंडलाते फिरते हैं। पीर के दिन जब मेल रूम का बंदा डाक लेकर आया तो एमिली ने इत्मीनान का सांस लिया। इसके नाम पर कोई लेटर और डाक मौजूद नहीं थी, लेकिन इसकी ये खुशी आर्जी साबित हुई। लंच के बाद इंटर्न क्लारा और वेंसा की मेज़ के पास आई और बोली, कोई साइमोनी के नाम एक लेटर आया है। साइमोनी कौन? वेंसा ने पूछा। उसके आगे पीछे कोई नाम नहीं लिखा है, बस इतना लिखा है, साइमोनी मार्फत ब्राइडल ब्यूटी मैगजीन। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मुझे यहाँ काम करते हुए 3 साल हो गए और मैंने ये नाम कभी नहीं सुना, वेंसा ने कहा। एमिली की नज़र अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जम सी गई थी। साइमोनी इसका अपना दरमियाना नाम था, लेकिन इसका इल्म किसी को भी नहीं था सिवाय आईटी के शुबे के बायरन के। मैं इस लेटर का क्या करूं? क्लारा ने पूछा। आपने कहा था कि लारा चाइल्ड्स के नाम की तमाम डाक आपके पास भेज दिया करूं, लेकिन इस बारे में वेंसा ने बेताबाना अंदाज में फुनकारने की सी आवाज़ निकाली। मुझे ये दे दो और यहाँ से चली जा। क्लारा बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। एमिली के कानों में खत खोलने वाले चाकू से लिफाफा चाक करने की आवाज़ सुनाई दी। एमिली से रहा न गया। उसने क्यूबिकल की दीवार से झांकते हुए वेंसा से पूछा, ये किस बारे में है? ओह कुछ नहीं, नई वजह के शादी के जोड़ों के मुतालिक फजूल सी डाक है। एमिली मौके का इंतज़ार करते रहे कि कब वेंसा अपनी मेज़ से उठती है। फिर वो बेचैन अंदाज में घूमकर वेंसा के क्यूबिकल में पहुंच गई। जिस लिफाफे पर साइमोनी का नाम और पता लिखा हुआ था वो वेंसा
वो वेंसा के गैर कारामद डब्बे में मौजूद था। लिफाफे के अंदर एक टाइपशुदा पैगाम था। मेरे शौहर से गुरेज करो कुतिया, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी और दोबारा कम भी नहीं करूंगी। एमिली ने ये लेटर तह करके दोबारा लिफाफे में रख दिया और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। वो 2 जीनें उतरकर उस छोटे से कमरे में पहुंच गई जो टेक्निकल अमले के लिए मखसूस था। वो सीधी बायरन के पास चली गई और वो लिफाफा उसे थमाते हुए बोली, ये क्या है? बायरन ने लिफाफे में रखा हुआ कागज़ निकाल और उसे पढ़कर एमिली को लौटाते हुए बोला, लगता है कोई औरत ये नहीं चाहती कि तुम उसके शौहर के साथ मेल जोल रखो। ज़रा ये तो देखो कि ये किस नाम से भेजा गया है। एमिली ने तहकुमाना लहजे में कहा। बायरन ने दोबारा लिफाफे को गौर से देखा और बोला, ये तो तुम्हारा आर्जी अकाउंट है। ये अकाउंट तो तुमने जुमा के रोज़ सेट किया था। किसी पागल ने ये खत हफ्ते के रोज़ मेरे नाम पर सुपुर्द डाक किया है और ये अभी अभी पहुंचा है। तुमने इस अकाउंट से किसी को कोई ईमेल भेजी थी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बायरन ने अपनी 3 स्क्रीन में से एक पर एमिली का आर्जी ईमेल अकाउंट खोला। ओके जुमा की सह-पहर ने तुमने चंद फ्रीलांसर्स, एक आर्ट डायरेक्टर, सोशल मीडिया के लोगों और साइमन थॉर्सन को ईमेल भेजी थी। ये तो बड़ी मज़ाक़-खेज़ बात है। मैंने तो साइमन थॉर्सन से मुलाकात ही जुम्मे की शाम की थी। मैंने उसे कभी कोई ईमेल नहीं भेजी। वह तो फिर ये पढ़ो। बायरन ने उसकी तवज्जो अपनी स्क्रीन की जानिब मबज़ूल करवाते हुए कहा। एमिली की नज़रें स्क्रीन पर जम गई। ईमेल में लिखा था, तुमसे आज रात मुलाकात के लिए बेताब हूँ बेबी। हमारी मामूल की मुलाकात की जगह पर मैं अंजीर के दरख्त का पत्ता साथ लाऊंगी। तुमने ये पैगाम 3:15 पर भेजा था। फ़ौरन ही इसे सेंड फोल्डर से डिलीट कर दिया था और अपने ट्रैश से इसे मुस्तकिल तौर पर डिलीट कर दिया था, लेकिन इस वक्त तो मैं दफ्तर से बाहर थी। बायरन ने एमिली को गौर से देखा, फिर बोला, वाकई? तो फिर इन दिगर औकात के बारे में क्या कहूँगी? तब एमिली स्क्रीन पर नमूदार होने वाले डिलीट हुए हुए पैगाम को गौर से घूरने लगी, जो इसके अकाउंट से साइमन थॉर्सन को भेजे गए थे। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने इनमें से कोई भी पैगाम नहीं भेजा है, एमिली ने हाँफते हुए कहा। बहरहाल किसी न किसी ने तो ये पैगामात भेजे हैं, और अगर ये तुम नहीं हो तो ये कौन है जो बज़ाहिर क्या करना चाहता है? जैसे तुम्हारा और साइमन का अफेयर चल रहा है, जैसे वो यही जाहिर करना चाह रहा हो कि तुम्हारा उससे अफेयर चल रहा है। बायरन ने कहा। ऐसा कौन कर सकता है? एमिली ने पूछा। मुझे इल्म नहीं है, लेकिन यकीनन तुम ये नहीं चाहोगी कि तुम्हारा अंजाम भी लारा चाइल्ड्स की तरह हो। बायरन ने बताया। वो कौन थी? वो एक इंटर्न थी जिसका साइमन के साथ अफेयर रहा था। बायरन ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वाहिद लड़की थी जिसका साइमन के साथ करीबी ताल्लुक था, लेकिन वो पकड़ी गई थी। इसके साथ क्या वाक़या पेश आया था? एक रात वो सबवे ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी तो किसी ने उसे ट्रेन के सामने धकेल दिया था। बायरन ने सर हिलाते हुए उससे कहा। जहाँ तक मैंने सुना है, पुलिस उस जुनूनी को कभी पकड़ नहीं सकी जिसकी ये हरकत थी। ये तो बड़ी हौलनाक दास्तान है। एमिली ने थूक निगलते हुए अपने हक को तर किया और बायरन के बराबर कुर्सी पर ढेर हो गई। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन इसी वक्त तुम्हारे अकाउंट से कोई ईमेल तहरीर कर रहा है, बायरन ने बताया। मुझे जाना होगा। एमिली ने गहरी सांस ली और जीने की जानिब लपकी। इसे फ्लोर पर पहुंचने के बाद वो तेज़ी से अपने क्यूबिकल में पहुंची, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। क्या मुकाबले की दौड़ में हिस्सा ले रही हो? क्यूबिकल की दीवार की दूसरी जानिब से वेंसा ने पूछा। क्या तुमने किसी को? एमिली इससे पूछना चाहती थी, क्या तुमने किसी को मेरी मेज़ पर देखा था? लेकिन फिर उसे फौरी एहसास हो गया कि वो कितनी बेवकूफ़ है। ये वेंसा ही है जो शुरू से उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। ये ही है जो एमिली के कंप्यूटर से पैगामात भेज रही है और उसे इस अफेयर में फंसाना चाह रही है जो वो किसी से नहीं चला रही। वो हकीकत में क्या खेल खेल रही है? साइमन के साथ इसे अपने अफेयर को छुपाने की खातिर इसकी पागल बीवी को झूठे दाने डाल रही है, वो भी एमिली के नाम से। एमिली ने एक लंबी आह भरी और बोली, क्या तुम लारा चाइल्ड्स को जानती हो? उसने कुछ अरसा यहाँ काम किया था। क्यों? मैंने सुना है उसे कत्ल किया गया था। किसी जुनूनी ने उसे सबवे में ढकेल दिया था, वेंसा ने एक आह भरते हुए कहा। वो यहाँ पर एक नसीहत आमोज कहानी है। तुम्हें न्यूयॉर्क में मोहतात रहना होगा।
नसीहत आमूज कहानी। एमिली वेंसा के ठठरा देने वाले जुमले पर गौर करने लगी। उसे वो सब कुछ साफ साफ पता चल गया था, इसके लिए जानना ज़रूरी था। जब वेंसा छुट्टी के बाद दफ्तर से घर चली गई तो एमिली दबे पांव उसके क्यूबिकल में पहुंची। एमिली का अकाउंट इस्तेमाल करने के मामले में वेंसा चालाक रही होगी, लेकिन इस मामले में खासी अहमक थी कि अपना अकाउंट हमेशा लॉगिन किए रखती थी। एमिली ने साइमन थॉर्सन के नाम एक ईमेल कंपोज करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें मिस करती हूँ। तुम मेरे घर आने का वादा किया था। तुमसे मुलाकात कब होगी? मैं जानती हूँ कि तुम इन दिगैर लड़कियों से सिर्फ छेड़खानी करते हो जो तुम्हें ईमेल करती हैं। मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। इसने ये न सिर्फ वेंसा की रिहाइशगाह के पते का इजाफा कर दिया था, बल्कि वेंसा की एक तस्वीर भी अटैच कर दी थी, जो मैगजीन में उसकी एटिकेट के नाम से कॉलम में शाये हुआ करती थी। जब एमिली दफ्तर से निकली तो इसकी तशवीश बढ़ गई थी। इसे इल्म नहीं था कि आया साइमन की मुस्तनद बाउली बीवी इसके दिए हुए चारे के दाम में आ जाएगी या नहीं। एमिली खुद भी अंदर से खौफजदा थी कि कहीं वो औरत सबवे स्टेशन में उसका इंतज़ार न कर रही हो। उसने घबराकर घर जाने के लिए एक टैक्सी कर ली। अगले रोज़ एक तवील बेसुकून रात गुजारने के बाद उसने बीमारी के बहाने से दफ्तर से छुट्टी कर ली। उसने दिन भर टेलीविज़न ऑन नहीं किया और कंप्यूटर पर अपनी ईमेल्स भी चेक नहीं की। उसने खुद को एक किताब पढ़ने में मसरूफ़ रखा। अगले रोज़ जब दफ्तर पहुंची तो खुद को कदरे खिसियाने से महसूस कर रही थी, लेकिन ये एहसास सिर्फ उस वक्त तक कायम रहा जब तक उसने क्लारा को नहीं देखा था, जिसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। खैरियत तो है ना? एमिली ने क्लारा से पूछा। क्लारा ने एक झुरझुरी सी ली। वेंसा मर चुकी है। उसे कल उसकी रिहाइशगाह के बाहर किसी ने चाकू के वार से हलाक कर दिया। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा है। जिस किसी ने भी यह कत्ल किया है उसने वेंसा का बैग तक ले जाना गवारा नहीं किया। उस रोज़ एमिली दिन भर अपने क्यूबिकल की तक ही महदूद रही। वो किसी से भी रब्ता करने से डर रही थी। इस एहसास नदामत से और इस बात से कि वेंसा मरने की मुस्तहिक नहीं थी, वो अपने अंदर टूट फूट महसूस कर रही थी। लेकिन फिर इसके गम और गुस्से की कैफियत ने उसके दिल को पत्थर कर दिया। वेंसा भी तो बिलाखिर उसे मौत के मुंह में पहुंचाने के लिए सेटिंग कर रही थी। हो सकता है वेंसा ने ही लारा चाइल्ड्स की मौत के असबाब पैदा किए हों। एमिली ने अपने आप को तसल्ली दी। उसके पास इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था और उसे इस बात पर पूरा यकीन था। अगला पूरा हफ्ता पुरसुकून गुजर गया। वेंसा की तदफीन में लोगों ने भरपूर शिरकत की। इसकी मौत की खबर ने मीडिया में मुख्तसर सी हलचल भी मचाई थी। फिर एडिटर चीफ बाबरा ने एमिली को अपने पास तलब किया और एक मीटिंग ली। मुझे ऐसे माउन की ज़रूरत है जिसकी मैनेजिंग एडिटर होने पर मुझे मुकम्मल एतमाद हो। अमली लिहाज से मैगज़ीन अब तुम चलाओगी। क्या तुम इसे हैंडल कर सकती हो? हाँ, एमिली ने कहा, मैं ये कर सकती हूँ। एमिली ने एक नई एडिटर रख ली जिसका नाम वेंडी था। वो एमिली की जगह पर आई थी। बाबरा इस वक्त शहर से बाहर गई हुई थी। 2 हफ्ते बाद एडिटर चीफ ने एक बार फिर एमिली को अपने दफ्तर में तलब किया। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई, बाबरा ने कहा। वो अपने बनाव सिंगार पर कुछ ज़्यादा ही तवज्जो देती है। वो एक स्मार्ट और मेहनती लड़की है, एमिली ने वेंडी की हिमायत में कहा। साथ ही वो सोचने लगी कि बाबरा वेंडी की खूबसूरती से खौफजदा क्यों है। वेंडी खूबसूरत होने की वजह से जिनसे मुखालिफ को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की माहिर थी, साथ साथ दोस्ताना मिजाज भी रखती थी और मिलनसार भी थी। लोग इसके बारे में बातें बना रहे थे, मुझे ये पसंद नहीं, बाबरा ने अपने हाथ सीने पर बांधते हुए कहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इसे थोड़े अरसे तक आजमा कर देखते हैं। इस मीटिंग ने एमिली के सुकून में खलल डाल दिया था, लेकिन बाबरा ने इस मौजू पर दोबारा कोई बात नहीं की। एमिली भी इस बात को भुला बैठी थी। फिर चंद हफ्तों बाद जब उसके कानों में बराबर के क्यूबिकल से वेंडी की हैरत ज़दा आवाज़ सुनाई दी तो उसने उठकर दीवार के परे वेंडी की तरफ झांका। वेंडी हाथ में थामे हुए एक सफ़ेद कागज़ को घूर रही थी। ये क्या है? एमिली ने पूछा। वेंडी कागज़ पर लिखी तहरीर को पढ़ने लगी। मेरे शौहर से दूर रहो वरना मैं तुम्हें पलक झपकने से भी पहले तुम्हारी ज़िंदगी का खात्मा कर दूंगी कुतिया। फिर वेंडी ने सर घुमाकर एमिली की जानिब देखा और बोली, क्या ये किसी किस्म का मजाक है? नहीं, एमिली ने सरगोशी के लहजे में जवाब दिया। इसे अपने पैरों तले से ज़मीन खिसकती हुई महसूस होने लगी। ये मजाक हरगिज़ नहीं है। इतनी सी थी कहानी, एक शक्की बीवी की, एक ऐसे शौहर की जो हर लड़की के पीछे भागता हो।
तो आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगी ये कहानी, तो आप लोग सुनिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स लिखिए और अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।